स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2020 नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे इस पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर P1 हैं, ओ लेवल फिजिक्स 50-54 के, वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं। उनका सोल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप वो सब पेपर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और वो पूरी प्लेलिस्ट देखें। और मेरा चैलेंज है, अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो P1 में आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि लाजमी लेंगे अगर आप ये कंप्लीट 10 इयर्स ओल्ड पेपर्स का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बिना देर किए अभी आइकन पर क्लिक करें, पहले 2011 से लेकर 2020 तक के कंप्लीट पेपर्स के प्लेलिस्ट देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। A heavy nail is fixed firmly to a wall. It is pulled by a string at 40 degree to the vertical. The nail does not move. Okay. 3 forces act on the nail. कौन कौन से forces apply हो रही हैं? Weight. Okay. The tension T in the string and the resultant exerted on the wall. Okay. Which diagram draw to scale represent the 3 forces? तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है जो उसने बताई है, the nail does not move. nail मूव नहीं कर रहा, 3 फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं और वो मूव नहीं कर रहा। अगर नेल स्टूडेंट्स मूव नहीं कर रहा, इट्स मीन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, यानी कि जितने फोर्सेस है उन सब का सम 0 हो गया है। तो फोर्सेस हम देखते हैं, ये स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स अप्लाई होती है। तो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये टेंशन की है, एंड वी नो दैट जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एंड रिजल्टेंट हमने डिसाइड करना है वो कहाँ होगा। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टेंशन इस तरफ है, यस। वेट डाउनवर्ड है, यस। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये बनेगी, यस, क्योंकि अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन ये बने तो ये तीनों फोर्सेस का सम तभी 0 होता है। तो ये ए पार्ट ही करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, बी पार्ट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें टेंशन डाउनवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट की गई है। ऐसा नहीं होता, टेंशन जो है जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसी तरफ टेंशन की डायरेक्शन होती है। तो ए पार्ट ही करेक्ट है। सी और डी पार्ट को देख लेते हैं, क्यों करेक्ट नहीं? क्योंकि रिजल्टेंट डाउनवर्ड आ रहा है। ऐसा नहीं पॉसिबल, वेट इतना ज्यादा नहीं हो सकता जो कि टेंशन से ज्यादा हो, क्योंकि फिर जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आता इनका। तो रिजल्टेंट 0 लेके आना हमने, तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। A car begins to move, it speeds up until it reaches a constant speed. Okay, it continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. What happens to the acceleration and what happens to the velocity of the car during the journey? Okay, acceleration और velocity पे क्या इफेक्ट होगा? तो स्टूडेंट देखें, पहले वो उसकी स्पीड अप हुई है, इंक्रीज हुई है और फिर कांस्टेंट हो गई है। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगी, दोनों चेंज हुई हैं। Both the acceleration and velocity changes, yes. तो A part ही correct होगा। Question number 3 देखते हैं। The speed time graph for a car's journey is shown. Okay, during which part of the journey is the car moving with non-uniform acceleration? Student, non-uniform acceleration तब होता है जब जो स्पीड में इंक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट ना हो। तो यहाँ पर स्पीड में इंक्रीज कांस्टेंट आया है, यहाँ तो स्पीड ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यहाँ पर जो सी पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो स्पीड में चेंज आया हुआ देखें, नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा इसमें। तो सी पार्ट ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ कार इज ट्रैवलिंग टुवर्ड एट हाई स्पीड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार स्किड्स अलोंग द रोड सरफेस। इन व्हिच डायरेक्शन एंड वेयर डज द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट? स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फोर्स होगी। तो ए पार्ट है बैकवर्ड ऑन द टायर्स, यस। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ कार ऑफ mass 800 kg has a forward acceleration of 2.5 meter per second square. A friction force of 1200 Newton opposes the motion of the car. What is the driving force due to the engine of the car? तो कितनी फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है? स्टूडेंट्स, पहले तो देखते हैं कि ये 2.5 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma होता है। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है कि 800 kg कार में 2.5 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5,
तो ये फोर्स आ जाएगी स्टूडेंट्स 2000 फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी हमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है कार पर 1200 की। इट्स मीन 1200 फोर्स जो है इसमें अभी जाया होके फिर इतनी 2000 फोर्स हमारे पास बचे तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इट्स मीन कि जो इंजन है वो इससे भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम भी तो करना है। तो इट्स मीन 1200 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल जो है 3200 फोर्स बनेगी। इट्स मीन अगर इंजन 3200 फोर्स अप्लाई करे तो 1200 फ्रिक्शन में वो कवर अप हो जाएगी और बाकी जो 2000 है वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो डी पार्ट करेक्ट होगा, यानी इंजन को 3200 फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। A satellite orbit a planet in a circular path as shown. It has constant speed. There is a force on the planet due to the satellite. In which direction is the force on the planet? तो प्लेनेट पर फोर्स देखें, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें पूछा जाता था कि अर्थ सैटेलाइट पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि सैटेलाइट अर्थ पर प्लेनेट पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट अगर ये सैटेलाइट है तो वी नो दैट जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो उसके अपने सेंटर की तरफ होती है। तो यानी कि अगर मैं सैटेलाइट का सेंटर देखूं तो ये सैटेलाइट का सेंटर बनेगा। तो जो हमारे पास सैटेलाइट है वो प्लेनेट को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा। इस तरह स्टूडेंट्स पहले अर्थ के बारे में पूछा जाता था। तो अर्थ का सेंटर क्योंकि ये है तो अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर प्लेनेट का पूछा जाता कि प्लेनेट सैटेलाइट को किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। A block is hung on a spring balance. The marker inside the balance is pulled down by the block. Okay. What can the position of the marker be used to determine? तो मार्कर की पोजीशन हमें क्या बता रही है स्टूडेंट्स? ये जो मार्कर है ये हमें मास बताता होता है इन केजी। तो ऑप्शन देखते हैं। द मास ऑफ द ब्लॉक इन केजी, यस ए पार्ट ही करेक्ट होगा। बी करेक्ट क्यों नहीं होगा? द मास ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन। स्टूडेंट्स जो मास होता है वो न्यूटन में नहीं होता, वो केजी में होता है। तो बी पार्ट करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सी है द मूवमेंट कॉज्ड बाय द ब्लॉक इन न्यूटन। मोमेंटम नहीं बताता स्प्रिंग मास सिस्टम। द वेट ऑफ द ब्लॉक इन केजी, वेट भी केजी में नहीं होता, वेट तो न्यूटन में होता है। तो बाकी सब ऑप्शन ही गलत बताए गए। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देयर इज एन एस्ट्रोनॉट ऑन अ प्लैनेट व्हिच हैज अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो अर्थ से 1/5 टाइम्स कम है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैं फाइंड कर लेता हूँ कितनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह देते हैं ऐसे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो होगी 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 टाइम ऑफ अर्थ जो क्या होगी 2 न्यूटन पर केजी। ओके, he hangs sample of rock from a spring balance designed for use on earth. Each sample has mass of 0.1 kg. The spring balance reads 1 kg. How many samples of the rock are there? अब देखिए स्टूडेंट्स जो मैस बनाया गया है स्प्रिंग मैस सिस्टम वो अकॉर्डिंग टू अर्थ बनाया गया है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 है। तो 10 के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट करके देगा, यानी कि ये जो उसने रीडिंग बताई है 1 kg ये उसने अकॉर्डिंग टू 10 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताई है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम अगर प्लेनेट पर है तो हमें वहां पर चाहिए अकॉर्डिंग टू 2 न्यूटन पर केजी, क्योंकि वहां पर जो मैस है ऑब्जेक्ट का वो 0.1 kg है। क्योंकि ये जो मैस है वो अकॉर्डिंग टू 10 न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो इसको मैं पहले इससे मैस को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। ये वेट आ गया है उस ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू 10 न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब मुझे इस वेट को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू उस प्लेनेट जहां पर वो एस्ट्रोनॉट इस वक्त मौजूद है। तो वी नो दैट मास इज इक्वल होता है W डिवाइडेड बाय G, उसका वेट जो है वो 10 है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वहां पर उस प्लेनेट पर वो 2 है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो अब यानी कि 5 kg ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल मास है एक्चुअली इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे अब देखना है कि वो कितने ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट का मास 0.1 kg है, तो कितने ऑब्जेक्ट होंगे, यानी टोटल ऑब्जेक्ट्स का मास 5 kg है और एक ऑब्जेक्ट का मास 0.1 है। तो नंबर हमने फाइंड करने ऑब्जेक्ट्स के, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि वहां पर टोटल 50 ऑब्जेक्ट्स अटैच हैं उस स्प्रिंग मास सिस्टम से। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
An electrical charger plastic ball is at rest. Which type of field are caused by the ball? तो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक बॉल है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, और दूसरा ग्रेविटेशन फील्ड हर जगह होती है, हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो ए पार्ट नहीं है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी बताया गया है। बी पार्ट में इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन फील्ड, यस, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच लिस्ट कंटेन्स ओनली क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज बाय अ फोर्स? तो कौन सी क्वांटिटीज फोर्स से चेंज हो सकती है? मैस नहीं चेंज हो सकता, अगेन मैस नहीं चेंज हो सकता, अगेन मैस नहीं चेंज हो सकता फोर्स से। डी है शेप, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, यस, तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी कर ले, ताकि आने वाले पेपर्स का सलूशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप अपने पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर अ स्प्रिंग, which point marks the limit of the proportionality for the spring? तो लिमिट फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी स्टूडेंट्स वो पॉइंट होगा जहां से जो चेंज आ रहा है स्प्रिंग में वो कांस्टेंट ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि ए तक चेंज है वो सारा कांस्टेंट है, बी तक चेंज भी कांस्टेंट है, बी से सी जो चेंज आ रहा है ये लिटिल बिट कर्व बन गया, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहा। इट्स मीन बी पॉइंट जो है वो लिमिटिंग पॉइंट है, इसके बाद जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। The diagram shows a divert 20 meter below the surface of the lake. The total pressure at the depth is 3 × 10⁵ Pascal. Okay. An air bubble has a volume of 0.6 centimeter cube as it leaves the divert. It rises to the surface of the lake where the pressure is 1 × 10⁵ Pascal. The temperature of the air in the bubble remains constant. Okay, what is the volume of the air bubble at the surface of the lake? तो एयर बबल का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ वो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। वी नो दैट PV इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कि ये जो P1 है मैं इस सिचुएशन कंसीडर कर लेता हूँ जब बबल जो है डाइवर्ट से के पास से निकला है। तो स्टूडेंट्स जो प्रेशर है उस वक्त बबल पर वो है 3 × 10⁵ पास्कल, और उस वक्त जो वॉल्यूम है बबल का वो यहाँ पर बताया गया 0.6 सेंटीमीटर क्यूब है। एंड जब वो बबल सरफेस पर पहुंचता है उस वक्त उस पर जो प्रेशर होता है वो है 1 × 10⁵, और हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कितना हो जाएगा। 10⁵ एंड 10⁵ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.8 0.63 से मल्टीप्लाई होकर, तो वॉल्यूम हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर देखते हैं सी 1.8 सेंटीमीटर क्यूब, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एज शोन। ओके, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज करेक्ट? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हाइट पर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब वो बॉल डाउनवर्ड मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी तो उसमें होगी बट वो एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगी, एनर्जी सेम रहेगी, बस उसकी फॉर्म चेंज होगी। तो जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट में वो सेम होगी ऑल पॉइंट्स पर, क्योंकि एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो वो एनर्जी सेम होगी ऑब्जेक्ट में, वो चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ स्टूडेंट uses a average force of F to push a box a distance of T across a horizontal table. The mass of the box is M and the gravitational field strength is G. How is the work done by the student pushing the box calculate? तो वर्क डन किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली पुश किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरफ एक ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है, तो वी नो दैट जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो F मल्टीप्लाई बाय D, ए पार्ट करेक्ट होगा। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वर्क डन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अ वर्कमैन रोल्स अ बैरल ऑफ वेट 2000 न्यूटन up a plank of length 2 meter and onto a lorry. The back of the lorry is 0.8 meter above the horizontal surface of the road. What is the work done on the barrel against the gravity? तो वर्क डन हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना किया है? तो ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड होती है और हमने बैरल को मूव किया है अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो यानी कि हम हाइट लेंगे ये वाली हाइट लेंगे जितनी बैरल ने मूव किया, तो उससे हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे। और ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क डन जो है वो नो दैट वो हम फाइंड करते हैं mgh से, और mg होता है वेट, तो वेट को हाइट से मल्टीप्लाई करने से वो वर्क डन आ जाएगा। तो इस बैरल का जो वेट है वो 2000 है एंड उसे हमने कितनी हाइट तक मूव किया है, 0.8 हाइट तक। तो यहाँ पर 0.8 आएगा, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1600। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पावर? तो वी नो दैट पावर जो होती है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फोर्स पर सेकंड, नो। द मैक्सिमम फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, नो। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो। वर्क डन पर सेकंड, यस। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद वाटर एट सस्पेंडेड अबव द बेंच. The water is free to circulate around the tube. At point P, there is an convection current moving in the downward direction. At which point is the tube heated to cause this convection currents? तो ट्यूब को कहाँ से हीट करेंगे कि ये कन्वेक्शन करंट इस तरह प्रोड्यूस होकर जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव करें। तो स्टूडेंट्स अगर हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह रखा है ट्यूब को, तो हम इससे 2 पॉइंट से हीट कर सकते हैं, यहाँ से या फिर A पॉइंट से डाउनवर्ड से, क्योंकि हीट हमेशा डाउनवर्ड से करते हैं, तो यहाँ से हम हीट अप कर सकते हैं। तो अगर हम डी पॉइंट से हीट करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जो कोल्ड वाटर है वो इस तरफ मूव करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने जो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अपोजिट है। इट्स मीन हम ए पॉइंट से बैरल को हीट करेंगे। ए पॉइंट से ट्यूब को हीट करने से क्या होगा कि जो अब वाटर यहाँ पर हीट अप होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और यहाँ से कोल्ड वाटर इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो कन्वेक्शन करंट जो है वो पी की डायरेक्शन में, जैसे पी पॉइंट पर शो किया गया वैसे ही प्रोड्यूस होगा। तो ए पॉइंट से हम जो है वो ट्यूब को हीट करेंगे। तो ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच फिजिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम यूज नहीं करते? द लेंथ ऑफ द मेटल बार यूज कर सकते हैं। द मास ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक, यस, मास का कोई रोल नहीं है टेम्परेचर में, वॉल्यूम का रोल तो है, तो बी पार्ट ही करेक्ट है। और प्लास्टिक ब्लॉक का मास तो बिल्कुल भी कोई रोल नहीं हो सकता उसका। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टील नेल बाय 1 सेल्सियस। Which quantity is the student determine? तो स्टूडेंट देखें उसने कंप्लीट नेल को हीट अप किया है उसका टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कि वो 1 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कितनी हीट अब्सॉर्ब करने के बाद इंक्रीज करता है। इट्स फिर उसने इस पूरे नेल की हीट कैपेसिटी फाइंड की है कि ये कितनी हीट अब्सॉर्ब करके अपना 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ए पार्ट हीट कैपेसिटी ऑफ द नेल, यस, ए पार्ट ही करेक्ट होगा। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी आपको क्लियर करता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों नहीं होगी। हीट कैपेसिटी है बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जिस मटेरियल की हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है उसको 1 kg हमने वो मटेरियल लेना होता है, और 1 kg मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट हम उसे प्रोवाइड करते हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। तो यहाँ पर नेल जो है वो 1 kg मास का तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इस वजह से ये नेल की हीट कैपेसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की यानी कि स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। A substance has a melting point 17 Celsius and a boiling point 117 Celsius. In which state does the substance exist at -10 Celsius and 110 Celsius? So देखें -10 जो है वो ग्रेटर है -17 से, इस मीन के वो लिक्विड होगा, उस वक्त मेल्ट हो गया ना, और बॉइलिंग पॉइंट 117 है और हाईएस्ट टेम्परेचर 110 है। इट्स मीन वो बॉइल भी नहीं हुआ, अभी तो लिक्विड स्टेट में ही होगा, तो यानी कि दोनों टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का पार्ट हमारा खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लास्ट कर लें, और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।